नमस्कार दोस्तों, आज हम औलिकर वंश और परिव्राजक वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने गुप्त काल तक का मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में हमने गुप्त वंश तक का अध्ययन कर लिया है। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और परिव्राजक और औलिकर वंश के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर शासन किया, इनकी राजधानियाँ क्या क्या थी और इनकी जो जानकारी के स्रोत है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले औलिकर वंश की बात करें तो औलिकर जो वंश था उसने इस वाले भाग पर शासन किया था, ये मालवा वाले। ठीक है, मालवा नाम देने का श्रेय भी औलिकरों को ही जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ये दशपुर, मंदसौर को उस समय से दशपुर बोला जाता था, तो इन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा इनकी जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है वो राजगढ़ से, भोपाल से, चित्तौड़गढ़, ये इधर थोड़ा कुछ हिस्सा इधर राजस्थान का भी इसमें आता है। मंदसौर से हमको एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें रेशम काटने वालों की श्रेणी का भी उल्लेख आया है और इससे हमको इस चीज़ की भी जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त ने इस क्षेत्र को विजिट कर लिया था। तो यहाँ जो उसने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में ना मिलाते हुए यहाँ पे एक शासक था औलिकरों का ही, बंधुवर्मन, उसको ये सौंप दिया था। ठीक है, तो जो ये बंधुवर्मन का उल्लेख है ये हमने गुप्त साम्राज्य जब हम पढ़ रहे थे तब मंदसौर अभिलेख में भी मैंने बताया था कि ये मंदसौर अभिलेख में राज्यपाल बंधुवर्मा के शासन की जानकारी मिलती है, तो ये उसी से रिलेटेड है। उसके बाद जब औलिकरों का यहाँ पर शासन था तो तोरमान जो था हुण आक्रमण का नेता, उसने इस क्षेत्र में मतलब सागर, मालवा, एरन, ये वाले क्षेत्रों में इन्होंने आक्रमण भी किए थे। इसका पुत्र था मिहिरकुल, उसका भी एक अभिलेख हमको ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। वहाँ पर गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण की बात की गई है। उसके अलावा तोरमान का जो अभिलेख है वो हमको सागर वाले स्थान पर प्राप्त हुआ है, एरन में बराह मूर्ति पर उल्लेखित है। ठीक है, उस पर तोरमान का नाम है और उसको वहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए उससे उसको राजा की उपाधि प्राप्त हुई है, तो महाराजा की उपाधि दी गई। तो ये सारी चीज़ें, ये जो स्रोत है हमको ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों पर इन लोगों का शासन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर उसका जो पुत्र था मिहिरकुल, अभी मैंने बताया, उसका एक अभिलेख मिला है। जो औलिकर थे उनका जो प्रथम जो शासक रहा वो नरवर्मन रहा। उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध रहा ये शासक रहा वो यशोधर्मन रहा। ठीक है, इसकी उपाधियां भी थी, यशोधर्मन की कुछ कुछ उपाधियां भी थी, वो ये थी जैसे जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर। ठीक है, ये जो यशोधर्मन था इसका जो इसने जो ये मिहिरकुल था तोरमान का पुत्र, इसको पराजित भी किया था और उसको आत्मसमर्पण के लिए विवश भी किया था। उसके अलावा अब इसके अलावा हम और क्या पढ़ने वाले हैं? परिव्राजक। तो परिव्राजक जो वंश थे वो इधर ये पन्ना वाले क्षेत्र में थे। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी ये नागौद सतना में थी। ठीक है, इनकी जो राजधानी कहाँ थी? ये नागौद सतना में पड़ता है, तो वहाँ पर थी। इसके अलावा इन्हीं के पैरेलल एक और जो था वंश, वो एक और राज्य उभरा हुआ था, वो था उच्चकल्प शासकों का। तो जो उच्चकल्प शासक थे और जो परिव्राजक शासक थे, उच्चकल्प शासकों की जो राजधानी थी वो उच्चहरा थी, सतना में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भूमरा स्तंभ था, ये यहाँ पे एक भूमरा स्तंभ था ये। ठीक है, तो ये जो था ये दोनों राज्यों की सीमा का आकलन करता था। ठीक है, तो ये दोनों राज्यों की सीमा कहाँ से निर्धारित होती थी? भूमरा स्तंभ से। उसके अलावा जो परिव्राजक है उनका जो बैतुल से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, यहाँ पे जो परिव्राजक नरेश हस्ती है और उसका पुत्र संजोग, उसके शासन का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा इस वाले क्षेत्र पे भी डभाल, उस समय जबलपुर को डभाल मतलब डभाल कहाँ पड़ता था? तो जबलपुर में, या जबलपुर को डभाल बोला जाता होगा। तो इस वाले क्षेत्र में और यहाँ के आसपास वाले क्षेत्र में हमको परिव्राजकों के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम आगे इनको ही थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की चाहे कोई भी परीक्षाएं हो उनमें ये चीज़ें काम आती है। तो चलिए देखते हैं। तो औलिकर वंश तो चौथी शताब्दी के बाद में जो गुप्त साम्राज्य का जब उदय हो रहा था, किसका? गुप्त साम्राज्य का जो उदय हो रहा था, तो
उस समय जो प्राचीन दशपुर था, मतलब कि मंदसौर, तो यहाँ पे मालवों की एक शाखा थी औलीकर, ठीक है। इन्होंने अपना, मैंने अभी हमने देख के आया कि दशपुर वाले क्षेत्र में, मंदसौर वाले क्षेत्र में ये औलीकरों ने अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है। और इन्होंने दशपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, मतलब मंदसौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इनके अभिलेख हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो ये मंदसौर, राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, भानपुरा, भोपाल, इन वाले क्षेत्रों से हमको इनके क्या अभिलेख प्राप्त हुए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों का हमारे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र पर शासन था। और मालवा को मालवा नाम किसने दिया था, तो औलीकरों ने, ठीक है। मालवा नाम देने का श्रेय ही औलीकरों को जाता है। इस वंश का जो प्रथम शासक था नरवर्मन था, और इस वंश का जो प्रथम अभिलेख वो कौन सा है, मालव संवत है 461 ईस्वी का, ठीक है। तो इस अभिलेख में नरवर्मन का पिता कौन था, सिंहवर्मन, और पितामह जयवर्मन। मतलब जो मालव संवत 461 ईस्वी का अभिलेख, इस वंश का प्रथम अभिलेख जो हमको मिला है, उसमें जो नरवर्मन था, इस वंश का प्रथम शासक था, उसका पिता सिंहवर्मन और पितामह जयवर्मन का उल्लेख है। जो ये नरवर्मन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो औलीकरों में जो कौन सा शासक था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। जो नरवर्मन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। मंदसौर से हमको रेशम काटने वालों की एक श्रेणी का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन सा, रेशम काटने वालों की श्रेणी का अभिलेख, ये भी याद रखना जरूरी है। किनका अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो रेशम काटने वाले या जुलाओं की श्रेणी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो कुमारगुप्त प्रथम था, उसका पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था कौन, कुमारगुप्त प्रथम। और इस क्षेत्र को उसने अपने राज्य में ना मिलाते हुए औलीकरों का शासक था विश्ववर्मन, ठीक है। ये जो विश्ववर्मन था वो नरवर्मन का पुत्र था, और जो विश्ववर्मन का पुत्र था वो कौन था, बंधुवर्मन, जिसके साम्राज्य के उल्लेख की, शासन के उल्लेख की जानकारी हमको मिलती है मंदसौर अभिलेख से, किसकी, बंधुवर्मन की। तो ये बंधुवर्मन कौन था, विश्ववर्मन का पुत्र था। और विश्ववर्मन किसका पुत्र था, नरसिंहवर्मन का पुत्र था, ठीक है। तो इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था यशोधर्मन। औलीकर वंश का जो प्रथम प्रसिद्ध शासक था वो था यशोधर्मन। मंदसौर से जो अभिलेखों में उसको उत्तर भारत के महान विजयी सम्राट के रूप में बताया जाता है। तो उत्तर भारत का महान विजयी सम्राट के रूप में किसको बताया जाता है, यशोधर्मन को। यशोधर्मन किस वंश का शासक था, औलीकर वंश का शासक था। यशोधर्मन ने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक तब घोषित किया था जब मालवा पर हुणों और वाकाटकों का आक्रमण था। किसका, हुणों और वाकाटकों का आक्रमण हो रहा था, कब, ठीक है। यशोधर्मन ने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक तब घोषित किया था जब मालवा पर हुणों और वाकाटकों का आक्रमण 530 ईस्वी के दौरान हुणों और वाकाटकों का आक्रमण हो रहा था, ठीक है। तब यशोधर्मन ने अपने आप को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो इस समय जो तोरमान एवं मीरकुल के नेतृत्व में हुणों ने सागर, मालवा, एरन, इन क्षेत्रों पर आक्रमण किए थे। अभी हमने मैप में भी देखा था। सागर जिले के एरन में जो वराह मूर्ति है उस पर तोरमान के शासन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद एरन से जो सिक्के मिले हैं उस पर तोरमान को महाराज की उपाधि प्राप्त है, इसका भी उल्लेख हमको कैसे मिलता है, यहाँ से जो ये वराह मूर्ति पर लिखा लेख प्राप्त हुआ है, उसके बाद जो सिक्के प्राप्त हुए, इससे हमको हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। मिहिर कुल के शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख, ठीक है। मिहिर कुल के शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग से हमको एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, ठीक है। ग्वालियर दुर्ग में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है, मिहिर कुल की। तो मिहिर कुल कौन था, ये तोरमाण का पुत्र था या और उसका उत्तराधिकारी भी था। इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था, इसका साम्राज्य कश्मीर से मालवा तक विस्तारित था। औलीकर वंश का प्रतापी शासक था यशोधर्मन, अभी हमने पढ़ा और भी पढ़ा था। तो इसने क्या किया था, इसने मिहिर कुल को पराजित किया था और उसको आत्मसमर्पण के लिए विवश किया था, ठीक है। यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था और उसको आत्मसमर्पण के लिए विवश किया था। यशोधर्मन जो था उसने मंदसौर शिलालेख में स्वयं को जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर, इसकी उपाधियां उसने धारण की थी। और इसकी मृत्यु के बाद संभवतः जो थे परवर्ती गुप्त शासक जो रहे होंगे, उनका जो अधिकार था वो इस क्षेत्र पर हो गया था। अब परिव्राजक वंश के बारे में देखें
तो इनका जो क्षेत्र था अभी हमने देखा है पन्ना वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड में जो अभिलेख प्राप्त हुए वहाँ से हमको पता चलता है पन्ना वाले क्षेत्र पर इनका शासक था। नागौद को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। खोग्राम से हमको ताम्रपत्र में परिव्राजक महाराजाओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ के जो शासक परिव्राजक महाराजा कहलाते थे, ठीक है। यहाँ के जो परिव्राजक शासक थे वो क्या कहलाते थे, महाराजा कहलाते थे। और क्यों कहलाते थे, क्योंकि ये जो शाही परिव्राजक थे सुशर्मन, उनके वंशज थे ये, ठीक है। शाही परिव्राजक सुशर्मन के ये लोग वंशज थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, नागौद रियासत में। ताम्र परिव्राजक शासकों में किसी का नाम ज़्यादा आया है तो वो हस्ती का नाम आया है, ठीक है। तो ये जो ताम्रपत्र थे उनमें हमको महाराजा हस्ती का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये देखिए आप, महाराजा हस्ती का उल्लेख मिलता है। जो गुप्त नप राजभुक्तो लिखा होने से हमको ये पता चलता है कि ये बुध पुत्र का सामंत होगा, ठीक है। तो ये गुप्त नप राजभुक्तो जो लिखा है उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये बुध पुत्र के सामंत रहे होंगे, ठीक है। बैतुल से जो हमको अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें इनकी परिव्राजकों की वंशावली दी गई है। बैतुल से जो हमको अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें क्या, परिव्राजक नरेश हस्ती और उसका पुत्र संक्षोभ का, इनका डभाल मतलब जबलपुर वाले क्षेत्र, जबलपुर में और उसके आसपास वाले क्षेत्र पर इनका शासन था। ये हमको कहाँ से पता चलता है, बैतुल के अभिलेख से। इसके अलावा हम देखें तो परिव्राजक राज्य से एक और राज्य लगा हुआ, तो उच्चकल्प मैंने आपको बताई थी, उच्चैरा सतना जो इनकी राजधानी थी। तो इनकी राजधानी क्या थी, उच्चैरा थी सतना में, ठीक है। तो भुमरा ये भी सतना में ही स्थित है। तो भुमरा में स्थित जो शिला स्तंभ था वो इन दोनों राज्य की सीमा इस राजवंश से संबंधित ताम्रपत्रों में जो मिला है हमको, ओगदेव, कुमारदेव, जयनाथ, सर्वनाथ, इनका हमको उल्लेख मिला है। ये नाम हमारे सामने उभर के आए हैं उच्चकल्प शासकों में, ठीक है। तो भुमरा शिलालेख के अनुसार जो सर्वनाथ थे महाराजा हस्ती के, वो समकालीन थे, ठीक है। किसके अनुसार, भुमरा का जो शिला स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें जो उच्चकल्प का शासक था सर्वनाथ, वो किसके समकालीन था, परिव्राजक शासक हस्ती के समकालीन था। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक ओगदेव, कुमारदेव, जय स्वामिनी तथा व्याघ्राज का पता चलता है, ठीक है। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक ओगदेव, कुमारदेव, जय स्वामिनी और व्याघ्राज का हमको पता चलता है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अब बाकी का जो है वो आगे का हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा।